जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग इस क्लास में बिहार पुलिस के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कराएंगे। यदि किसी भी एग्जाम में सफलता पाना है तो अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा। यह तभी संभव है जब आप अधिक से अधिक प्रयास करेंगे तो आप अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया? ऑप्शन ए है गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन बी दिया है जगत नारायण मुल्ला। ऑप्शन सी दिया है मोहनलाल सक्सेना। ऑप्शन डी दिया है आर्यन बहादुर जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें कहा गया है कि किस वर्ष बंगाल के मिदानपुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी? किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942 में। 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया? कौन सा गवर्नर जनरल रियासतों में अहस्तक्षेप की नीति का समर्थक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर जॉर्ज बार्लो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन था? नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वीएन मांडलिक। वीएन मांडलिक जो था नेटिव ओपिनियन नामक अंग्रेजी पत्रिका का संपादक था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? किस सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो सैंधव स्थल से अलंकृत हाथी के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा है कि निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से है? निम्न में से किस अभियान का संबंध मोहम्मद बिन कासिम से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। देवल अभियान देवल अभियान और अरोर अभियान और शेरबन अभियान जो है अ, मोहम्मद बिन कासिम से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? वृत्त को वर्ग तथा वर्ग को वृत्त में बदलने का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोधायन ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए? कौन से संत दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि शांति को खतरा अगर प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र किस देश ने जारी किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका देश ने। अमेरिका देश ने शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1925 में बी के वी हेडगेवार ने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में के वी हेडगेवार ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्लीनाथ जी का। मल्लीनाथ जी का जन्म मिथिला में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906। 1906 में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है तो इसमें पूछा है यदि 8x माइनस में 4y बराबर में 7 तथा kx प्लस में 2y बराबर में 10 के एक हल संभव हो तो के मान क्या होंगे? तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। तो दो रेखाएं अगर अगर संभव है तो उसके लिए कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 में b2। a1 में a2 नॉट इक्वल टू b1 में b2। ये देखिए दो रेखाएं हैं a1x प्लस में b1y प्लस सी बराबर a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0 है। a2x प्लस में b2y प्लस c2 बराबर में 0 है। इसका हल कब होगा? इसका हल होने के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 में b2 होना चाहिए। ये जब कंडीशन फुलफिल होगा तो इस दोनों रेखाओं का एक हल निकलेगा। यदि a1 में a2 आ गया a1 में a2 आ गया और b1 में b2 आ गया और नॉट इक्वल टू c1 में c2 आ गया तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। और यदि यदि a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2 बराबर में c1 में c2 हो जाएगा तो दोनों रेखाएं संपाती हो जाएंगी। संपाती मतलब एक दूसरे पर हो जाएंगी। और यदि a1 a2 प्लस में b1 b2 बराबर में 0 आ जाएगा तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? लंबवत हो जाएंगी। तो हमसे क्या पूछा? इसका एक हल संभव पूछा है। तो हल संभव होने के लिए क्या होना चाहिए? a1 में a2 बराबर में b1 में b2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे a1 का मान 8 हो गया हमारा नॉट इक्वल टू होना चाहिए। a1 का मान 8 और a2 का मान k हो जाएगा नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है? -4 और b2 का मान कितना है? 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k नॉट इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना? -4। तो k का मान -4 के अलावा हर एक संभव मान हो सकता है। k का मान यदि -4 हो जाएगा तो इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। यदि k का मान -4 नहीं है उसके अलावा सभी मान पर इन दो रेखाओं का हल हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के -4 के मान यदि के का मान हमारा -4 आ जाएगा तो इन दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। के अन्य मान के लिए इक्वेशन का हल होगा। अगला प्रश्न में पूछा है कि एक थैले में 4 गणित तथा 3 विज्ञान की पुस्तकें हैं। उनमें से 2 किताबें निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता संभव है कि उनमें से कम एक विज्ञान की किताब है? उनमें से कम एक विज्ञान की किताब है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। हमसे पूछा कि कम से कम एक विज्ञान की किताब होना चाहिए। तो हम मान लेंगे विज्ञान की कोई किताब नहीं लेंगे। तो 4 गणित के हैं तो मान लेंगे 4c2 बट्टे में कुल कितनी किताबें? 4 और 3 7 7c2 हो जाएगी। ठीक है। इसमें हमारा कोई भी विज्ञान का किताब नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 4 गुणे में 3 बट्टे में 7 गुणे में 6 तो 3 दूनी 6
और 2 दूनी 4। तो हमारा कितना आ जाएगा 2/7। ये हमारा क्या 2/7 क्या आया? इसमें कोई भी विज्ञान का किताब नहीं है। कम से कम एक किताब होने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस में 2/7 कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा 5/7। ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर हो जाएगा 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 5/7। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि 9 जनवरी से 26 जनवरी तक दैनिक औसत तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस था और 10 से 17 जनवरी तक का औसत तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस था। 9 जनवरी का तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस था। 17 जनवरी को औसत तापमान क्या था? तो गणित के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लोग सॉल्व नहीं करा पा रहे हैं। और हम लोग आज जीएस के प्रश्नों को, रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य कथन है। तत्वों के रासायनिक गुणों व संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य संबंध के विषय में असत्य कथन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में स्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम होती है। ये कथन क्या है? गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा है कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.4। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। अगला प्रश्न है, कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? कपूर का वायु में विलयन कैसा विलयन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस में गैस का विलयन है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में पूछा है कि निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है? निम्न में से कौन बेरियम का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेराइट। बेराइट जो है बेरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा है कि लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। लोहे में लगा जंग रासायनिक रूप से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिर सोफेरिक ऑक्साइड। लोहे में लगा जंग फेरो फिर फिर सोफेरिक ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में पूछा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है? कैल्शियम कार्बाइड जल की प्रतिक्रिया के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा है कि मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में पूछा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है सिलिका का एक प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में पूछा है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं। सांड के शुक्राणु को रखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 में पूछा है कि नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी N2O5। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33।
प्रश्न संख्या 33 में पूछा है कि हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना से माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना से। प्रश्न संख्या 34 में पूछा है कि भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुणे में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में पूछा गया है कि भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई। भारत में औद्योगिक नीति पुनः कब लाई गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1956 में। भारत में पुनः औद्योगिक नीति सन 1956 में लाई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 में पूछा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब किया गया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990 में। सिडबी का स्थापना सन 1990 में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में पूछा कि महाजन समिति किससे संबंधित है। महाजन समिति किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी उद्योग से। महाजन समिति समिति जो है चीनी उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा है कि जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर पायर ने। प्रश्न संख्या 39 है। प्रश्न संख्या 39 में पूछा है कि प्रश्न संख्या 39 में पूछा है कि खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में पूछा है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25। इसको आप लोग काउंट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में पूछा गया कि उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में दिखाए। पहला है पढ़ना, रचना, फिर लिखना, फिर छपाए, फिर बांधना। तो सबसे पहले कौन सा क्रम आता है। तो सबसे पहले क्रम आता है रचना करना, फिर उसके बाद आता है लिखना, फिर उसके बाद छपाई करना, फिर बांधना होता है, फिर उसके बाद पढ़ना होता है। तो सही क्रम क्या आ जाएगा, 2, 3, 4, 5 फिर 1। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में पूछा गया है कि नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। अतः जब 3 अंक ऊपर हो तो निचले सतह पर कौन सा अंक होगा। इसका ट्रिक होता है, देखिए कहाँ से शुरुआत है, 3 दोनों में कॉमन है। 3 दोनों में कॉमन तो हम लोग 3 से क्लॉकवाइज में बना लिखेंगे, 3, 5 और 6। फिर 3, 2, 1, 3, 2, 1। तो 6 का उल्टा 1 हो जाएगा, 5 का उल्टा 2 हो जाएगा, बचा क्या 4। तो 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत फलक पे कौन सा नंबर आएगा, तो 4 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में पूछा है कि उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम है। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से विषम है। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी दिया है बुलबुल, ऑप्शन सी दिया है पक्षी, ऑप्शन डी दिया है कबूतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पक्षी। बाकी के 3 जो नाम है पक्षियों के नाम है और पक्षी जो है अलग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पक्षी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में पूछा है कि डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
मोबाइल सेतु निर्माण सुविधा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में पूछा है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में पूछा है कि शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। शायद कोई कमरे में छिपा हुआ है, इस कमरे में इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में पूछा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 47 में पूछा है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में पूछा है कि जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे कहेंगे। जिस वाक्य से आश्चर्य का बोध हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे विस्मय या विस्मयवाचक शब्द कहेंगे। जिस वाक्य से आश्चर्य शब्द का बोध हो उसे विस्मयवाचक कहेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में पूछा है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यय। प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में जुड़ता है, जो जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया है कि गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में फूल कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाचक। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, इसमें इस वाक्य में गुलाब जो है जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 में पूछा है कि यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में पूछा है कि आह कितना सुंदर दृश्य है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्मयवाचक वाक्य है। आहा कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य विस्मयवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा है कि गलनांक और दाब के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है वे पदार्थ जो पिघलने पर प्रसारित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक बढ़ता है। ये जो कथन है सही है। वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से उनका गलनांक कम हो जाता है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन है सामान्यतः अशुद्धि मिलाने से गलनांक कम हो जाता है, यह भी वाक्य सही है। अगला ऑप्शन है किसी भी पदार्थ के संकुचन अथवा प्रसार से दाब बढ़ाने पर गलनांक का कोई संबंध नहीं होता है। दाब बढ़ाने से गलनांक पर हर स्थिति में कम ही हो जाता है, यह जो कथन है गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में पूछा है कि विकिरण द्वारा किसी वस्तु के क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? विकिरण द्वारा किसी वस्तु से क्षय होने वाली ऊष्मा की दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन दिया है वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति पर, यह भी सही है।
ऑप्शन बी दिया है वस्तु के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, ये भी सही है। ऑप्शन सी दिया है केवल वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर पर, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में पूछा है कि जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? जब समान आवृत्ति या आयाम की दो दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में पूछा है कि वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वान ग्यूरिक ने। वायुमंडलीय दाब की पहली बार गणना वान ग्यूरिक ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में पूछा है कि पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग होता है। पृथ्वी के तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 8 किलोमीटर जो चक्कर लगाता है उपग्रह, वह पृथ्वी के अति निकट निकट होता है। ऐसा उपग्रह जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है वह पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में पूछा है कि प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 में पूछा है कि रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यक्रम से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है? रिएक्टर स्केल में प्रत्येक पाठ्यक्रम पिछले पाठ्यक्रम से कितना गुना अधिक परिणाम को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 गुना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में पूछा है कि वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? वैश्विक स्तर पर चलने वाली निम्न में से कौन सी पवन गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्गस। वर्गस जो है पवन वैश्विक स्तर पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में पूछा है कि निम्न में से किस क्रिया के से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? निम्न में से किस क्रिया से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्य बनाना। मल्य बनाने से मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में पूछा है कि विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेलन निम्न में से कौन सा नहीं है? विश्व के प्रमुख नहरों की उनकी अवस्थिति से सही सुमेल निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सू नहर जो है इक्वाडोर से संबंधित नहीं है। ये हमारा क्या है, कथन गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में पूछा है कि निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है? निम्न में से किस घाटी का कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरु घाटी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में पूछा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारक है।
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान स्थित है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में यह स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 में पूछा है कि पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्तीपुर में। समस्तीपुर में सबसे कम नगरीकरण हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 में पूछा है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 69 है। प्रश्न संख्या 69 में पूछा है कि पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में पूछा है कि वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेकर्स के। वाणिज्यिक मूल्य वाला कर्क क्वेकर्स से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्न निम्नीकरणीय नहीं है? निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चांदी का पन्नी। चांदी की जो पन्नी है निम्नीकरण नहीं है, जैव निम्नीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है 72। प्रश्न संख्या 72 में पूछा है कि निम्न में से कौन से नियत मापी प्रणाली है? निम्न में से कौन से नियत तापी प्रणाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लू ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है नियत तापी प्रणाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। प्रश्न संख्या 73 में पूछा है कि ए बी रक्त समूह में ए बी रक्त समूह में क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है, एंटीजन नहीं रहते हैं। ऑप्शन बी दिया है, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ऑप्शन सी दिया है, न तो एंटीजन और न ही एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ऑप्शन डी दिया है, एंटीजन तथा एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। प्रश्न संख्या 74 में पूछा है कि मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य है। मानव शरीर का तापक्रम के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न ही जाड़ों में घटता है, न ही गर्मियों में बढ़ता है। प्रश्न संख्या 75 है। प्रश्न संख्या 75 में पूछा है कि शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है। शहद जिसमें शक्कर की उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है, क्योंकि शहद क्यों नहीं सड़ता है? इसका ऑप्शन ए दिया है, शहद में ऑक्सीजन का अभाव रहता है, अतः जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते। यह ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन बी दिया है,
इनमें प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जीवाणु के आक्रमण को रोक देते हैं। यह भी कथन क्या है? गलत है। अगला ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में पूछा दिया है कि उच्च परासरणी सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दांत का क्षरण। यदि हमारे दांत में फ्लोराइड की कमी हो जाता है तो हमारा दांत क्या होता है? हमारे दांत का क्षरण होने लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रश्न संख्या 77 में पूछा है कि वपनियन क्या है? प्रश्न संख्या 77 में पूछा कि वपनियन क्या है? तो वपनियन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तकनीक। वपनियन जो है बंद डिब्बों में फल संरक्षण का एक तरीका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में पूछा है कि सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। निम्न में से कौन इनमें शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब के शासक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 में पूछा है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस देश की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। ऑप्शन ए दिया अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यह गलत है। ऑप्शन बी दिया धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यह भी गलत है। ऑप्शन सी दिया किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। यह भी कथन है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 28। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद 39 के संबंध में गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। यह अनुच्छेद 39 में कहा नहीं गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में पूछा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 में पूछा है कि अनुच्छेद 269 से संबंधित अनुच्छेद 269 से संबंधित करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को किसके द्वारा निर्धारित रीति से राज्यों में बांट दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में पूछा कि संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और उनके प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छठवीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में पूछा है कि मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था या निकाय है? मानवाधिकार आयोग
किस प्रकार की संस्था या निकाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक स्वायत्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 में पूछा है कि राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद है। राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन से जुड़ा अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 174। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 में पूछा है कि भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। भारत के संविधान समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में पूछा है कि चूज द करेक्ट परफिक्स फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। चूज द करेक्ट परफिक्स फ्रॉम द ब्लैंक गिवन बिलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इम, ऑप्शन सी, इम हो जाएगा। इम्प्रेटिकल, प्रेटिकल होता है और इम्प्रेटिकल होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में पूछा है कि चूज द करेक्ट कंजंक्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। हमें कंजंक्शन को यहाँ पर भरना है। तो प्रश्न है कि नो सूनर डिड आई स्टेप आउट डैश इट बिगेन टू रेन। इसमें क्या भराएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर देन भराएगा, ऑप्शन डी, देन। नो सूनर डिड आई स्टेप आउट देन इट बिगेन टू रेन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में पूछा है कि द अपोजिट ऑफ लॉजिकल। लॉजिकल का हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलॉजिकल। लॉजिकल का अपोजिट क्या हो जाएगा? इलॉजिकल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में पूछा है कि द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेरल। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ क्वेरल इज। एडजेक्टिव का हमें क्वेरल का एडजेक्टिव फॉर्म तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वेरल सम। क्वेरल का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा क्वेरल सम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में पूछा है कि द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम टू बी टच्ड। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। हमें इस मुहावरे का अर्थ बताना है। मुहावरा क्या है? टू बी टच्ड। टू बी टच्ड का हमें क्या बताना है? मीनिंग बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेटफुल। टू बी टच्ड का मीनिंग होता है ग्रेटफुल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में पूछा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन ए, इम्बेरस। इम्बेरस जो है करेक्ट स्पेलिंग स्पेल्ट है। बाकी सब इस इम्बेरस की स्पेलिंग क्या है? गलत है। सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इम्बेरस। प्रश्न संख्या 94 है। प्रश्न संख्या 94 में पूछा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हमें इसको क्या करना है? इंग्लिश में अनुवाद करना है। वह परीक्षा पास कर सका। वह परीक्षा पास कर सका। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ही कुड पास द एग्जाम। ही कुड पास द एग्जाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में पूछा है कि चूज द करेक्ट एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें एरर को पता लगाना कि किस सेंटेंस में एरर है। यह दिया गया है कि आई थिंक इंडिया विल विन द T20। आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच। इसमें हमें एरर को पता लगाना कि एरर किस पार्ट में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं है। आई थिंक इंडिया
विल विन द 2020 क्रिकेट मैच। ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नो एरर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 में पूछा है कि इसरो ने 2 दिसंबर 2023 को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया। इसमें कितने अलग अलग पोलैट लगे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 7 पोलैट लगे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 में पूछा है कि समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इसका आंसर जो है 11 फरवरी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 98 में पूछा है कि मरीमऊ शक्ति मरीमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित होता है। मरीमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 में पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 100 में पूछा है कि 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह सेशन कैसा लगा, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को ऐसी ही प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टूडेंट पॉइंट सेंटर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।